हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल विजिबल सब कुछ परफेक्ट है? गुड मॉर्निंग अमन, शबा, गुड मॉर्निंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के अंदर, और वो है आपका मशीन। ये ध्यान रखना, अगर आप आगे कोई भी एग्जाम देते हैं ना फ्यूचर में, मशीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे आपके पास में आपका स्टेट जेई हो, सभी के अंदर कम से कम ध्यान रखना। आपके जेके एसएसबी के अंदर अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो 25 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आएगा, और 25 मार्क्स आपके पास में कम नहीं होते। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर पूरे में से पूरा आप स्कोर कर पाए। चलिए तो जल्दी से बताओ, तैयार हो? स्टार्ट किया जाए। मशीन के अंदर सिलेबस क्या क्या होगा हमारा, एक बार मैं आपको बताता हूँ। मशीन के अंदर हम 5 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर। क्या स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर लगभग मान के चलना 4 क्वेश्चन यहां से, 5 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन, और यहां से भी आपको लगभग 4 to 5, 5 to 6 क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट थर्ड पर आएगा इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, और नेक्स्ट फोर्थ पर आएगा हमारे पास में सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन, और लास्ट हमारे पास में रहेगा स्पेशल मोटर। लास्ट हमारे पास में होगा स्पेशल मोटर। तो स्पेशल मोटर में से आपको लगभग अराउंड जो है 3 क्वेश्चन के अराउंड देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आएगा कोई 5 क्वेश्चन के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन के अराउंड। मतलब ये कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप कोई सा भी टॉपिक आपको स्किप कर ही नहीं सकते इसमें से, है ना। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस और स्पेशल, इसी सीक्वेंस में अपन सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मर। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछेगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी होती है इनमें से, जल्दी से बताएंगे। इनमें से सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी होती है? गुड मॉर्निंग सुभाष, गुड मॉर्निंग भारती, सकलेन, गुड मॉर्निंग डियर। चलो जल्दी से बताओ, सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी अगर आपसे पूछ लिया जाए किसकी होती है, तो ध्यान रखना सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी जो होती है ना, वो ट्रांसफॉर्मर की हमारे पास में होगी। ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी है वो सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी हाईएस्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। अगर आपने कहीं पर भी देखा होगा रोड के किनारे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, तो आपने कभी उसके अंदर कुछ नहीं देखा होगा जो घूमता होगा ना। रोटेशन का मतलब क्या होगा? जो आपके पास रोटेट कर रहा हो ना, कुछ ऐसा कोई पार्ट नहीं होता उसके अंदर। तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे पास में क्या है, हाईएस्ट एफिशिएंसी होगी इसकी। हाईएस्ट एफिशिएंसी हमारे पास में रहेगी। ट्रांसफॉर्मर की हाईएस्ट क्या होगी हमारे पास में? एफिशिएंसी होगी। अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, तो यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे पहले ट्रांसफॉर्मर। हेडिंग लिखना ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर जो है, आप सभी ने देखा होगा, ये इस तरह का आपको ट्रांसफॉर्मर दिखाई देता है। देखा है सभी ने ट्रांसफॉर्मर? अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास में क्या है, ये है ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होगा, हमारे पास में कोई भी रोटेटिंग पार्ट इसके अंदर नहीं होता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए क्या बोला जाता है, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। क्या होती है हमारे पास में? स्टैटिक का मतलब क्या होगा? जिसमें रोटेशन ना हो। तो यहाँ पर ये एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है हमारे पास में, ये पावर को ट्रांसफर करने का काम करती है। क्योंकि आपको क्या मिलता है? पावर मिलता है घर पर। तो ध्यान रखना, पावर, ये जो ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास में, वो क्या करेगी, पावर को ट्रांसफर करने का काम करेगी। जैसे अगर आपने देखा हो, आपके घर के पास में ऐसा ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, तो आपने देखा होगा इसके अंदर 3 वायर जो है वो इनपुट में आते हैं। आपने देखा होगा यहां से 3 वायर जो है इसके इनपुट में आएंगे, और यहां से जो बाहर है वो कितने वायर निकलते हैं, जो आपके घर के पास की बात कर रहा हूं मैं, 4 वायर यहां से बाहर निकलते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है जिसमें 3 वायर इनपुट में आ रहे हैं, आपको पता है ये कितना वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होती है?
ये कितने वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन जो अंदर आती है ट्रांसफार्मर के अंदर, आपके घर के पास वाले ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं मैं, वो कितने केवी की लाइन होती है? कितने केवी की लाइन होती है? 11 केवी की लाइन होती है, करेक्ट। 11 केवी मतलब 11,000 वोल्ट आप नॉर्मली उसको बोल के चलते हैं ना। तो 11 केवी की लाइन आपके पास में रहेगी। ये 11 केवी की लाइन आपके घर के पास में आ रही है, मतलब ट्रांसफार्मर के पास में। यहां से बाहर निकलता है, आउटपुट में हमें कितना मिलता है, ध्यान रखना, 415 वोल्ट हमें मिलता है। 415 वोल्ट, यानी क्या किया उसने, जो ट्रांसफार्मर है उसने क्या काम किया, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट की जो लाइन है, 11,000 वोल्ट, या आप 11 केवी लिख दो, 11,000 वोल्ट को उसने 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या किया बताओ, ये वोल्टेज को क्या काम कर पा रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है हमारे पास में। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन भी करता है, स्टेप अप भी करता है, डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन पर, किसको स्टेप अप और किसको स्टेप डाउन कर रहा है। तो ध्यान रखना, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन हमारे पास में करेगा, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। लेकिन ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर के अंदर यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, अगर 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो भी कितनी मिलेगी आपके पास में, 50 हर्ट्ज ही आपको मिलेगी। यानी कि ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है आपके पास में, सेम रहती है। हाँ, हाँ, बात करते हैं उसकी, N1 और N2 बराबर है तो नो स्टेप अप और नो स्टेप डाउन, करेक्ट। उसकी भी अभी अभी जस्ट अपन बात करेंगे ना। चलिए, तो अगर फिर से बात करते हैं, ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ध्यान रखना, एक स्टैटिक डिवाइस होगी जो पावर को ट्रांसफर करेगी एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर, बट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और स्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो जल्दी से बताओ, ये डेफिनेशन क्लियर है ट्रांसफार्मर की? मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना। इट इज ए, लिखना, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए static device, static device which transfer power, which transfer, which transfer power from one voltage level to one voltage level to another voltage level, another voltage level, another voltage level without change in frequency, without change in frequency, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट हमारे पास में रहेगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या होगी, कांस्टेंट हमारे पास में रहेगी। चलिए, ठीक है प्रवीण, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, अब आपने देखा होगा, देखो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये जो ट्रांसफार्मर आपके पास में दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रांसफार्मर आपके पास में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ट्रांसफार्मर का, ये क्या होता है, ध्यान रखना, मेन टैंक। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो होता है हमारे पास में, ये होगा मेन टैंक। क्या होगा, मेन टैंक हमारे पास में रहेगा। और इस मेन टैंक में क्या भरा हुआ होगा, ध्यान रखना, इसको अपन किससे फिल करके रखते हैं, तो मेन टैंक हमारे पास में है, इसको अपन किससे फिल करके रखते हैं, इसमें जो है ऑयल भरा हुआ रहता है। कौन क्या होगा हमारे पास में, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका ये मेन टैंक होगा। इस मेन टैंक में हम क्या फिल करके रखेंगे, ध्यान रखना, ऑयल हमारे पास में। तो इस मेन टैंक में क्या होगा हमारे पास में, ऑयल होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल होगा। और ट्रांसफार्मर ऑयल कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल अपन फिल करके रखते हैं, वो ऑयल जो है वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ, ऑयल कौन सा होता है, मिनरल ऑयल, करेक्ट। मिनरल ऑयल, या फिर क्या होता है उसका नाम होगा दूसरा, नेफ्था ऑयल। क्या होता है, मिनरल ऑयल या फिर नेफ्था ऑयल जो है वो अपन यहाँ पर फिल करके रखते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है कौन सा होगा, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम ऑयल फिल करके रखते हैं वो क्या होगा, मिनरल ऑयल। क्या होगा, मिनरल ऑयल। और हमारे पास में क्या होगा, नेफ्था ऑयल।
क्या होगा, मिनरल ऑयल या फिर नेफ्था ऑयल। तो फिर से समझ लेना, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये एक स्टैटिक डिवाइस है जिसको अपन क्या करेंगे, ये पावर का ट्रांसफर करेगी एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यहां पर क्या होगा, मेन टैंक होगा। ये मेन टैंक जो है, इस मेन टैंक को अपन क्या करके रखेंगे, ध्यान रखना, कंप्लीटली ये क्या होगा, ऑयल से फिल्ड रहेगा। इसमें क्या होगा, मेन टैंक के अंदर यहां पर ऑयल भरा हुआ रहेगा, पूरा फिल्ड विद ऑयल रहेगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर। यहां पर ध्यान रखना, इस मेन टैंक में बिल्कुल भी खाली जगह नहीं आनी चाहिए। अगर मेन टैंक में खाली जगह हो गई तो होगा क्या, ध्यान रखना। तो ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मेन टैंक है वो हमेशा पूरा आपके पास में कंप्लीटली फिल होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल होना चाहिए। और साथ में मैंने क्या बोला, यहाँ पर खाली स्पेस नहीं होना चाहिए। खाली स्पेस होगा तो होगा क्या, ध्यान रखना। तो आप सभी को पता है, अगर मान लो यहाँ अंदर खाली स्पेस हो गया तो खाली स्पेस में क्या है, हवा है, एयर हमारे पास में ना। खाली स्पेस में क्या होगी, हमारे पास में एयर होगी। और एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, आप मुझे बताएंगे कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। अगर मैं बात करूं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, स्ट्रेंथ ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 21.1 केवी पर सेंटीमीटर। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो ध्यान रखना, अगर आप एयर का पोटेंशियल, जैसे मान के चलो यहाँ हवा है इस कमरे में, ठीक है, इस कमरे में जो एयर है, अगर इस एयर का पोटेंशियल अगर आप 21.1 केवी पर सेंटीमीटर से ज्यादा कर दें, अगर 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 21.1 केवी से ज्यादा होगा तो इस एयर में करंट फ्लो होने लग जाएगा, इस एयर में करंट फ्लो होने लग जाएगा। यानी कि एयर यहां पर कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करने लगेगी। वही कहलाती है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि जिसके ऊपर हमारे पास में क्या हो, एयर कंडक्ट करने लग जाए, एयर में करंट फ्लो होने लग जाए। तो आपको सभी को पता है, इंडिया के अंदर अपन पावर ट्रांसमिट करते हैं 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 66 केवी, 33 केवी, सारे वोल्टेज इससे ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में अगर यह खाली स्पेस हुआ तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। उसी करंट को अपन बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं अपन उसको, एडी करंट। तो क्या आप चाहोगे यहां पर एडी करंट फ्लो हो इसके अंदर, जल्दी से बताओ, क्या आप चाहते हो कि यहां पर एडी करंट ट्रांसफॉर्मर में हवा में करंट फ्लो हो, नहीं, हम नहीं चाहते हैं। तो क्या होगा, हम नहीं चाहते हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको कंप्लीटली जो है वो फिल करके रखेंगे। कंप्लीटली हम क्या करेंगे, यहां पर इसको फिल करके रखेंगे ताकि जो हमारे पास में एडी करंट जनरेट ना हो। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, यहाँ पर एक मेन टैंक होगा और वो मेन टैंक कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल होगा। क्यों, पूरा इसलिए भरा हुआ रहेगा क्योंकि नहीं तो क्या होगा, खाली स्पेस आएगा, खाली स्पेस में एडी करंट जनरेट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसीलिए ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर है, मैंने क्या बोला, ये ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, ठीक है। जल्दी से बताओ, ये वर्ड कंप्लीटली दिख रहे हैं आपको सभी को, विजिबल है क्लियरली, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलो अब जल्दी से बताओ, ये विजिबल है सभी को। चलिए, डियर आपके बेच में एक्सेस, ये जेके एस एस बी का ही बेच है, इसमें आपके बेच में एक्सेस है, कॉम्बो बेच में एक्सेस रहता है, मैंने आपको बोला ना, कॉम्बो बेच के अंदर हमेशा एक्सेस अवेलेबल रहेगा। तो ये आपके बेच में एक्सेस दे रखा है, ये वाली क्लास जो है वो जेके एस एस बी वाली ही क्लास है, ठीक है डियर। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, मैंने क्या बोला, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, जो मैंने क्या बोला, यहां पर ये पूरा कंप्लीटली जो है वो फिल रहेगा यहां पर ऑयल से। लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखना, यहां पर एक और टैंक होता है, छोटा टैंक, आप सभी ने देखा होगा, इसको बोला था कंजर्वेटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां पर एक स्मॉल टैंक होता है, छोटा सा टैंक, ये कंप्लीटली किससे भरा हुआ रहता है, ये जो हमारे पास में है ये होता है कंजर्वेटर टैंक। लेकिन ध्यान रखना, है कंप्लीटली नहीं, ये हाफ फिल्ड विद ऑयल होता है। यहाँ पर जो है ये भी भरा हुआ रहेगा, लेकिन कितने से, ध्यान रखना, हाफ फिल्ड विद ऑयल, ये आधा ऑयल से जो है वो क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। तो ये सारे पॉइंट मैं अभी आपको नोट डाउन कराऊंगा, है ना, एक बार समझ लेना। अगर आप, वैसे आपको यहीं पर याद हो जाएंगे, फिर मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ध्यान रखना, हाफ फील्ड हमारे पास में रहेगा।
अब बात ये आती है कि सर इसको आधा ही ऑयल से भर के क्यों रखते हैं, आधा अपन खाली क्यों रखते हैं? तो समझना, अगर मैं इसको पूरा भर के रखूंगा तो होगा क्या? आप सभी को पता है, आपके अगर घर के पास में ट्रांसफार्मर है या फिर अगर आपके खेत पर ट्रांसफार्मर है, तो आप मुझे बताओ, आपके खेत पर जो ट्रांसफार्मर है, नॉर्मली आप क्या करते हो, आप एक मोटर के लिए, सिर्फ आप एक मोटर के कनेक्शन के लिए आप ट्रांसफार्मर लगाते हो। लेकिन आप मुझे बताओ, जो ट्रांसफार्मर आपने अपनी एक मोटर को चलाने के लिए लगाया है, क्या उसके ऊपर आप एक ही मोटर चलाते हो या फिर उसको ओवरलोड करवाते हो? दो या तीन मोटर, पड़ोसी को बोलते हो भाई तुम भी आकर चला लो मोटर यहाँ पर, या फिर किसी को तीसरा कोई बोलेगा कि मैं भी चला लूं क्या अपना बस में? हम्म। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है, ध्यान रखना, ओवरलोड बहुत बार आप खुद भी ओवरलोड करवाते हो। ओवरलोड करने की वजह से तो फ्यूज जो है, आपने देखा होगा, आप बोलते हो ना कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया है। फ्यूज उड़ने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली आप जब उसको ओवरलोड करवाओगे ना, तो जब ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड होता है, तो ओवरलोड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल यहाँ पर जो होगा वो गर्म होगा, और कोई भी चीज गर्म होती है तो ऊपर उठती है। आपने देखा होगा, दूध जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है, पानी जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है। तो सेम यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा तो वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। लेकिन आपको पता है मेन टैंक तो पूरा भरा हुआ है। अगर यहाँ पर जो मेन टैंक है वो कंप्लीटली अगर फिल्ड है, तो जब ये ट्रांसफार्मर का ऑयल जब ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर तो स्पेस भी नहीं है। अगर स्पेस, खाली स्पेस नहीं है, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा। यहाँ पर जिसकी जो दीवार होगी, वॉल होगी, तो उस पर क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर के से आपका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, ऊपर एक कंजर्वेटेड टैंक लगाते हैं, और ये कंजर्वेटेड टैंक यहाँ से एक पाइप के थ्रू, देखो ये पाइप जा रहा है, ये पाइप के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड रहता है यहाँ से मेन टैंक से। तो जब ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड होगा, यहाँ का ऑयल ऊपर उठेगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये एक स्पेस प्रोवाइड करा देगा। यहाँ पर क्या होगा, खाली स्पेस इसलिए अपन रखते हैं, ताकि ये क्या काम करे, रिक्वायर्ड स्पेस जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है स्पेस की ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए, तो यहाँ पर क्या करेगा, आपके पास में स्पेस प्रोवाइड करा देगा। लेकिन अब बात तो कहानी यही से शुरू होती है मेनली, कि जब ट्रांसफार्मर, आप मुझे बताओ, जब खाली जगह थी पहले, यहाँ पर जो खाली स्पेस था, वो खाली स्पेस में पहले क्या थी बताओ, हवा थी, एयर थी। क्लियर है क्या बोला मैंने? यहां पर पहले जो खाली स्पेस था उसमें क्या थी, एयर थी। अब यहाँ का ऑयल जब ऊपर उठ रहा है, तो वहां जाके स्टोर होगा। तो यहाँ की, अब अगर मान लो यहाँ ऑयल आ गया, यहाँ पर ऑयल आ गया, तब यहाँ से खाली स्पेस में जो हवा है वो कहाँ जाएगी, तो वो एयर जो है वो यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती है। एयर यहाँ से बाहर निकलती है, और एयर यहाँ से बाहर निकलती है, किसके थ्रू बाहर निकलती है, ध्यान रखना। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये होता है हमारे पास में ब्रीदर। ये हमारे पास में क्या होता है, ये होता है, ध्यान रखना, ब्रीदर। क्या होता है, आपको पता है आप क्या करते हो, जब से आप हवा अंदर ले रहे हो, हवा बाहर निकाल रहे हो, उसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर निकालने को अपन बोलते हैं मैं ब्रीद कर रहा हूं। यही बोलते हैं अपन ओनली, कि यार मैं ब्रीद कर रहा हूं। ब्रीद करना मीन्स क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मर भी ब्रीद कर रहा है। ब्रीद, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है, ब्रीदर इसका नाम हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहां पर जब ऑयल ऊपर उठेगा, और ऊपर उठकर यहां पर कंजर्वेटर में जाकर जब स्टोर होगा, तो यहाँ की एयर है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, किसके थ्रू, ब्रीदर के थ्रू। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, समझना। अब मान लो अगर आपका ट्रांसफॉर्मर अब ओवरलोड नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या होगा, ये ऑयल फिर से कहां पर आएगा, नीचे की डायरेक्शन में आने शुरू होगा। अब ये ऑयल जो है, ये ऑयल यहां से नीचे की डायरेक्शन में जब आएगा, तो अब यहां पर खाली स्पेस में फिर से क्या आएगी, एयर अंदर आएगी। अब यहां से जब एयर अंदर आएगी, तो आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंटल एयर में क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं। अब अगर मान लो यहाँ की एयर जब अंदर आएगी और इस ऑयल में आकर अगर मिक्स होगी, तो यहां पर क्या होगा बताओ, इस ऑयल के अंदर अगर मान लो पानी आकर मिक्स हो गया, तो वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि यहां पर क्या हो, इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आकर हमारे पास में ऐड हो जाए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, ये जो ब्रीदर है, इस ब्रीदर के अंदर हम क्या फिल करके रखते हैं, इस ब्रीदर के अंदर यहां पर क्या होता है, ध्यान रखना, सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है वो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर फिल करके रखते हैं। फिर से समझ लेना। सर जी मैं आपको बताता हूँ अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है, अगर कोई लेट आया है तो। मैंने आपको बोला ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट नहीं होते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो पावर ट्रांसफर करती है एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में
जब ये ट्रांसफार्मर हमारे पास में ये ट्रांसफार्मर का क्या है, मेन टैंक है जो कंप्लीटली क्या होता है, फिल्ड होता है किससे बताओ, ऑयल से। उस ऑयल का नाम होता है मिनरल ऑयल या नेफ्था ऑयल। जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो यहाँ का ऑयल जब ऊपर उठेगा तो वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर जो है हाफ फिल्ड हमारे पास में पहले रहता। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको पूरा ही खाली क्यों नहीं रख दिया। किस चीज के मन में डाउट आ रहा है कि सर ये पूरा ही खाली रखते ना, आधा ही भर के क्यों रखा है। अगर पूरा खाली रखते तो यहाँ पर और ज्यादा ऑयल स्टोर हो पाता। किस किस के मन में जल्दी से डाउट आ रहा है ये कि सर इसको आधा भर के क्यों रखा हुआ है। अगर हमें यहाँ पर स्पेस ही चाहिए तो इसको पूरा खाली रखो, ताकि क्या होगा, हमारे पास में कंप्लीट स्पेस हमारे पास में रहेगा। चलिए, डाउट आ रहा है, हाँ सही, आना भी चाहिए डाउट। तो ध्यान रखना इसको अपन आधा भर के क्यों रखते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप पानी गर्म करते हो, आप पानी गर्म करते हो तो बताओ पानी जब गर्म करोगे तो कुछ पानी जो है वो आपको पता होगा किस फॉर्म में चला जाएगा आपके पास में। अपन बोल सकते हैं उसको भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वेपोराइज हो जाना जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जब ऑयल गर्म होगा तो यहाँ का जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है कुछ वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज होने का मतलब क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होकर जो है वो कहां चला जाएगा बताओ, बाहर चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ का ट्रांसफार्मर का ऑयल अगर वेपोराइज होकर अगर यहां से चला गया तो बताओ यहाँ खाली स्पेस आ जाएगा। अगर खाली स्पेस आ गया तो वहां पर क्या होगा, एडी करंट आ जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास में ट्रांसफार्मर में एडी करंट आए? हम नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल टाइम टू टाइम होता है, डेफिनेटली टाइम टू टाइम क्या होगा, यहाँ का ऑयल गर्म होकर ऊपर उठेगा, मतलब यहाँ का ऑयल जो वेपोराइज बनकर उड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर खाली स्पेस न रहे उसके लिए अपने इसको आधा भर के रखते हैं, ताकि ये जो ऊपर वाला ऑयल जो है वो यहाँ पर आकर यहाँ का लेवल जो है वो हमेशा मेंटेन रखे, और यहाँ पर क्या होगा, वो कंप्लीटली इसको फिल रखेगा। इसीलिए हम इसको आधा भर के रखते हैं। क्लियर, जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई अब कि इसको अपन हाफ फिल्ड क्यों रखते हैं। हाफ फिल्ड क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो मेंटेन रखना है। वेपोराइज होकर अगर ये उड़ेगा तो इसके लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपन क्या करते हैं, हाफ फिल्ड हम रखते हैं ना। क्लियर, चलिए वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां से इन्वायरमेंटल एयर जो है, जो इन्वायरमेंट की एयर अंदर आएगी तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो उस मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ पर सिलिका जेल हम फिल करके रखते हैं। ये जो सिलिका जेल है उसका कलर कैसा होता है, बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, आपसे पूछेगा बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर कलर ऑफ सिलिका जेल जो है वो क्या होगा। कलर ऑफ सिलिका जेल क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर कलर ऑफ सिलिका जेल जो होता है वो क्या होता है, पिंक कलर हमारे पास में होता है। क्या होता है, सॉरी ब्लू कलर, क्या होता है हमारे पास में, ब्लू कलर होता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग हमारे पास में क्या होता है, पिंक कलर हो जाता है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, बिफोर एब्जॉर्बिंग इसका जो कलर होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से पहले वो हमारे पास में ब्लू कलर का हमारे पास में रहेगा। लेकिन आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर कंटेंट वो क्या होगा आपके पास में, पिंक कलर हमारे पास में हो जाएगा ना। आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर क्या होगा हमारे पास में, पिंक कलर का हमारे पास में हो जाएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछेगा कि बताओ बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर कंटेंट कलर ऑफ सिलिका जेल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्लू। आफ्टर एब्जॉर्बिंग क्या होता है, पिंक हमारे पास में रहता है। तो यहां पर क्या होगा इसके अंदर, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, क्या यहां पर इस एनवायरमेंटल एयर के अंदर क्या सिर्फ मॉइस्चर है क्या, नहीं। मॉइस्चर के अलावा भी आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर को कहीं रोड के किनारे लगा दिया। अब रोड के किनारे अगर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है तो वहां पर क्या है, डस्ट पार्टिकल भी है, मिट्टी बहुत ज्यादा है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा है तो वो डस्ट पार्टिकल भी, आपको पता है क्या हम चाहते हैं कि यहां से जो मिट्टी है वो एयर के साथ में कहां पर आ जाए बताओ, ऑयल के अंदर आकर मिक्स हो जाए, हम नहीं चाहते। तो यहां पर क्या होगा, ये जो इन्वायरमेंट के जो डस्ट पार्टिकल अंदर आएंगे वो डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने यहाँ पर नीचे क्या लगाया हुआ है, एक ऑयल कप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, ध्यान रखना, ऑयल कप हमने लगाया हुआ है। अब आपने देखो ऐसा देखा होगा, आपने जनरली अपने घर में भी देखा होगा कि अगर घर के किसी कोने पर अगर मान लो थोड़ा सा ऑयल अगर गिर जाए, नहीं तो आज ही एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, कि अगर आपके घर में किसी कोने पे थोड़ा सा ऑयल अगर गिर जाता है तो आपने देखा होगा घर की जितनी भी मिट्टी है ना कमरे की, वो सारी वहां पर जाकर चिपक जाती है। तो यहाँ पर ऑयल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या काम करेगा, जब यहाँ से एयर अंदर आ रही होगी ना तो एयर यहाँ से पास आउट होगी और यहाँ से ऑयल के थ्रू पास आउट होगी, तो क्या होगा बताओ, ऑयल क्या काम करेगा, उस डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने का काम कौन करता है, ऑयल। मॉइस्चर को कौन रिमूव करेगा, तो हमारे पास में सिलिका जेल। और वही क्या होगा हमारे पास में अंदर जाएगी। अब अंदर जाएगी तो वो हमारी फ्रेश एयर होगी जिसमें ना मॉइस्चर होगा ना ही सिलिका जेल हमारे पास में रहेगा। तो जल्दी से बताओ, कंजर्वेटर को हाफ फिल्ड क्यों रखते हैं,
सिलिका जेल यहाँ पर क्यों फिल करके रखते हैं, क्यों हम ऑयल का कप लगाते हैं, सारे पॉइंट क्लियर हैं? जल्दी से बताओ, ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? क्लियर सभी को? आपको एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछेगा थियोरेटिकल में स्टेटमेंट वाइज कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर के लिए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए ना। चलिए रोहतास क्या बोल रहे हो? हाँ, रिले की बात अपन प्रोटेक्शन के अंदर करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे अपन। प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में बात करेंगे रिले की। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ब्रीदर क्या होता है, सिलिका जेल क्या होता है। लेकिन एक और आपके मन में डाउट आ रहा होगा, एक मन में डाउट क्या आ रहा होगा, सर मान लो, पॉसिबल है केस ऐसा पॉसिबल है, मान लो कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो रहा है, यहाँ का ऑयल ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, वो यहां से जाकर यहाँ स्टोर हो गया। सर ये मान लो अगर पूरा फिल हो गया, अगर ये कंप्लीटली अगर हमारे पास में फिल हो चुका है, अभी भी ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो ही रहा है ना। अभी भी अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या हो रहा है, ध्यान रखना, अभी भी ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो रहा है। अगर अभी भी ट्रांसफॉर्मर अगर हमारे पास में ओवरलोड हो रहा है, सर अब ऑयल कहां जाएगा, यहाँ का जो ऑयल है क्या अब वो प्रेशर लगाएगा और ये ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो जाएगा? तो नहीं, उसके लिए भी हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक्सप्लोजन वेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में होगा एक्सप्लोजन वेंट हमारे पास में। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर पर इस तरीके से दिखाई देता है। ये एक्सप्लोजन वेंट क्या काम करता है, तो जब यहाँ पर ऑयल जो है ना, यहाँ का ऑयल यहाँ पर भी ऊपर उठता है, ये जो ऑयल जाएगा वो यहाँ पर भी जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा, इसके आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर होता है डायफ्राम। यहाँ पर अपन क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर डायफ्राम लगाते हैं ना, यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम डायफ्राम लगाते हैं। डायफ्राम अपन लगाते हैं। डायफ्राम क्या होता है, कुछ नहीं, ट्रांसड्यूसर होता है। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि डायफ्राम फट गया, नॉर्मली बहुत सारे इक्विपमेंट में अपन लगाते हैं। तो यहाँ पर डायफ्राम अपन लगाते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो ऑयल जाएगा, ये ऑयल जाएगा, ऑयल ऊपर उठ रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर डायफ्राम पर प्रेशर लगाएगा, डायफ्राम पर प्रेशर लगाएगा, और क्या होगा, एक फिक्स प्रेशर पर जाकर ये डायफ्राम यहाँ से फट जाएगा। डायफ्राम जैसे ही फटेगा तो यहाँ का सारा ऑयल जो है वो ट्रांसफॉर्मर के कहां पर होगा, बाहर जो है वो गिर जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है सबस्टेशन का ट्रांसफॉर्मर, इसको बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ का जो ऑयल है वो सारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है, ये इमरजेंसी एग्जिट का काम कर रहा है। इमरजेंसी एग्जिट किसके लिए, ध्यान रखना, ऑयल के लिए इमरजेंसी एग्जिट का काम कर रहा है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन में कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो इमरजेंसी एग्जिट का काम करता है। तो आंसर क्या होगा, एक्सप्लोजन वेंट हमारे पास में इमरजेंसी एग्जिट का काम करेगा। तो ये ध्यान रखना किसकी तरह काम करता है, इमरजेंसी एग्जिट। क्या होगा, इमरजेंसी एग्जिट का काम करेगा हमारे पास में ट्रांसफॉर्म, ये एक्सप्लोजन वेंट हमारे पास में काम करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में, ये जो ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है ना, इस मेन टैंक के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या है, ये ध्यान रखना, ये ट्रांसफॉर्मर की कोर, ये क्या है, ध्यान रखना, ये है ट्रांसफॉर्मर कोर। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर कोर, जो किसकी बनाते हैं अपन, किस मटेरियल की बनाते हैं, सीआरजीओ, सीआरजीओ मटेरियल की अपन बनाते हैं। आप मुझे बताएंगे सीआरजीओ की फुल फॉर्म क्या है? हाँ परवेज क्या बोल रहे हो, सर मैंने मशीन पावर सिस्टम बाकी कुछ सब्जेक्ट आपसे पढ़ रखे हैं। नोटबुक बनाई, देखो डियर, जितना नोटबुक बनाओगे ना, लिख लिख कर पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरे मेरे अगर मानो तो आप जो है वो क्या कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। लिख लिख कर पढ़ते थे, हमें ज्यादा दिन तक चीजें याद रहती है। नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम तक जो है वो आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। लिख लिख कर पढ़ो, बेस्ट रहेगा आपको, है। कोई कुछ कंटेंट चेंज भी होगा, कंटेंट चेंज भी होगा, टाइम टू टाइम अपडेट भी होती है चीजें, है ना। तो अगर हम बात करें सीआरजीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, तो सीआरजीओ की फुल फॉर्म होती कोल्ड रोल्ड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील हमारे पास में होगा, है ना। तो सीआरजीओ के अपन क्या करते हैं, इसको कोर को अपन बनाते हैं। अगर सीआरजीओ ऑप्शन में ना हो तो एक और मटेरियल हम यूज करते हैं, उसका नाम होता है सिलिकॉन स्टील। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, अगर सीआरजीओ ना हो ऑप्शन में
तो वहां पर हम क्या कर बोलते हैं, सिलिकॉन स्टील भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन स्टील जो है वो भी हम यूज करते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है, ध्यान रखना, ये पूरी कोर कहां पर होती है? तो इस पूरी कोर को उठाकर अपन कहां रखते हैं? इस मेन टैंक के बीच में। ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफॉर्मर की कोर हमारे पास में है, ये जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है, इसको उठाकर आप कहां रखोगे? मेन टैंक के अंदर। अब इस कोर पर हमारे पास में, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है। कोर पर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है। कोई बताएगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग कौन कौन सी होती है? जल्दी से बता दो। ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर आपसे बोल दिया जाए कि दो वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी दो वाइंडिंग होती है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताओ। आप सभी ने कॉलेज में पढ़ा होगा, इतना तो स्टार्टिंग में बता ही देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग कौन कौन सी होती है। जल्दी से बताओ, कौन कौन सी दो वाइंडिंग होती है? कौन कौन सी? तो ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास में दो वाइंडिंग होती है। हाँ, जो पहले पढ़ चुके हैं वो एकदम सही आंसर देंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा आंसर जो है वो गलत देंगे। नॉर्मली क्या होता है, अपन ये बोलते हैं, स्कूलिंग में हमें बताया जाता है कॉलेज के अंदर, कि ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर में कोई प्राइमरी और कोई सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ दो वाइंडिंग होती है, एचवी और एलवी वाइंडिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में ध्यान रखना दो वाइंडिंग होगी, कौन कौन सी? एक होगी हमारे पास में एचवी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और दूसरी हमारे पास में क्या होगी? एलवी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये कम है, तो यहाँ एलवी लिख दो आप, और यहाँ पर क्या लिख दो? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यानी कि ये कौन सी होगी? एचवी वाइंडिंग हमारे पास में रहेगी। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर एक ट्रांसफॉर्मर आप बनाओगे, जैसे मान लो, अबे आपका ये जो डाउट है ना, ये अपन क्लियर करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड कब यूज करते हैं, वो बात की बात है। अगर मान लो मैंने एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया, तो उसकी नेम प्लेट पर कभी भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखा होगा। ध्यान रखना, उसकी नेम प्लेट पर हमेशा लिखा होगा कि दो वाइंडिंग होती है, एलवी एंड एचवी वाइंडिंग। क्या होगा? ध्यान रखना, उसकी जो नेम प्लेट होगी उस पर एलवी और एचवी लिखा होगा, न कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यहां पर लिखा होगा। ठीक है, तो समझना, अगर हम बात करें यहां पर, तो एलवी एंड एचवी वाइंडिंग हमारे पास में रहेगी ट्रांसफॉर्मर के अंदर। एलवी और एचवी वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि रीजन समझना, रीजन समझना, जिसे मान के चलो ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये इसकी वाइंडिंग है, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न है, और मान लो यहां पर क्या है हमारे पास में? स्मॉल नंबर ऑफ टर्न है, इधर हमारे पास में टर्न कम है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये हमारी एचवी वाइंडिंग है और ये हमारी एलवी वाइंडिंग है, यहां पर मैं सप्लाई दे रहा हूं, यहां पर मैं सप्लाई दे रहा हूं। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी वाली वाइंडिंग हुई? तो जब आपको ध्यान रखना, लोड एंड सोर्स की लोकेशन मेंशन कर दी जाए, अगर लोड और सोर्स की लोकेशन अगर मैं मेंशन कर दूं, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर है, तो ये ध्यान रखना, जहां पर अपन सोर्स लगाते हैं ना, उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। जहां पर सोर्स लगाते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। जहां पर लोड कनेक्ट होता है, जिस साइड में लोड कनेक्ट होता है, उसको सेकेंडरी बोला जाता है। तो आप जो प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड आप कब यूज करेंगे? जब आपके पास में सोर्स एंड लोड दोनों की लोकेशन आपको पता हो। जब तक लोकेशन नहीं पता आप नहीं बोल सकते। जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर यही था, यही ट्रांसफॉर्मर यहां पर लिख दिया मैंने, लेकिन यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? ध्यान रखना, अगर मैं लोड कनेक्ट कर दूं और यहां पर मैं सोर्स कनेक्ट कर दूं, तो अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सी वाली साइड है, प्राइमरी है सेकेंडरी है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ, सभी को बताना है। जो पहले पढ़ चुके हैं वो आगे आगे आंसर नहीं देंगे, ठीक है? जो पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि मुझे पता है आपको नॉलेज है, बट आपको बस सीखना है, आगे रिप्लाई नहीं करना है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर जहां लोड होगा वो क्या होगी? सेकेंडरी होगी, और जहां सोर्स होगा वो प्राइमरी होगी। इसका मतलब देखो, अगर आप ट्रांसफॉर्मर और ये ट्रांसफॉर्मर दोनों ही सेम है, ठीक है? अगर ये ट्रांसफॉर्मर और ये ट्रांसफॉर्मर दोनों ही सेम है, देखो ये एचवी है तो ये भी एचवी ही है, अगर ये इधर एलवी है तो ये इधर क्या है? एलवी है। लेकिन आप मुझे, ट्रांसफॉर्मर सेम था, क्या एचवी और एलवी नोटेशन जो है वो चेंज हुए क्या?
नहीं हुए। एचवी और एलवी फिक्स है, लेकिन ये प्राइमरी पहले ये थी, अब प्राइमरी वो हो गई। इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताओ ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मर लिख यहां रख दूं लाकर आपके सामने, ट्रांसफॉर्मर में आपके सामने लाकर रख दूं डिजाइन करके, और मैं आपको बोलूं कि बताओ प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है, आप बता सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ। क्या आपको ये बोल दिया जाए आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मर लाकर रख दें और हम बोले कि बताओ इसमें प्राइमरी कौन सी और सेकेंडरी कौन सी, आप ये बता सकते हैं क्या? तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, आप नहीं बता सकते प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। कब तक नहीं बता सकते? जब तक कि आपको ये ना पता हो कि सर आपने लोड कहां लगाया और आपने सोर्स कहां लगाया। ठीक है, जब तक लोड एंड सोर्स की लोकेशन मेंशन ना हो तब तक हम नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मर में यहां पर हमारे पास में जो दो वाइंडिंग होती है ना, वो एलवी और एचवी फिक्स है। अगर हम यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ट्रांसफॉर्मर है एलवी और एचवी फिक्स है। आप एलवी एचवी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में नहीं बोल सकते हैं ना। तो आप मुझे बता सकते हो क्या, अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मर लाकर आपके सामने रख दूं, मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये एचवी कौन सी है और एलवी कौन सी है, आप बता सकते हैं? यस और नो? जब तक लोड मेंशन ना हो। करेक्ट, एकदम सही आंसर है। आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपके सामने मैं ट्रांसफॉर्मर लाकर रख दूं, मैं आपसे पूछूंगा एचवी कौन सी और एलवी कौन सी, आप बता सकते हैं? चलो आप मुझे बताओ कैसे बता सकते हो। सिर्फ ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर आपके बार्क में या कहीं पर भी अगर आप अच्छा एग्जाम देते हैं जहां इंटरव्यू होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे बोलेगा ट्रांसफॉर्मर आपके सामने रखा है, बताओ एचवी कौन सी और एलवी कौन सी है, बता सकते हो? आप बोलोगे यस, तो बोलेंगे बताओ कैसे बता सकते हो आप? कैसे बता सकते हो, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ टर्न को काउंट करके। तो आप क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि एक काम करो, जो एग्जामिनर होगा उसको बोलोगे कि एक काम करो सर, पहले तो मुझे स्क्रू ड्राइवर ला कर दो। मैं इस ट्रांसफॉर्मर को खोलूंगा पहले यहां से, और इस ट्रांसफॉर्मर को ओपन करने के बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको पहले से मैं खोलूंगा, इसके अंदर से कोर को मैं बाहर निकालूंगा, फिर मैं नंबर ऑफ टर्न को काउंट करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि बताओ एचवी कौन सी और एलवी कौन सी। ऐसा करोगे? तो नहीं करना है ऐसा, है ना। आपको क्या करना है समझना, आपको ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास में होती है बुशिंग। ये क्या होती है? बुशिंग। अगर आप देखोगे तो इधर वाली बुशिंग की साइज बड़ी है, और ये इधर वाली बुशिंग जो चार दिख रही है ना, 1 2 3 4, इनकी साइज छोटी है। अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो बुशिंग है ना, इनकी साइज छोटी है। तो बाय लुकिंग सिंपली बुशिंग की साइज को देखकर आप बता सकते हैं। आप बोलोगे सर कौन सी एचवी और कौन सी एलवी है, मैं कैसे बता सकता हूं? बुशिंग की साइज को देखकर मैं बता सकता हूं। जिधर एचवी साइड की बुशिंग की साइज ज्यादा होगी, एलवी साइड की बुशिंग की साइज क्या होगी? छोटी होगी। क्लियर है? कैसे बताओगे? हाँ, बुशिंग की साइज को देखकर आप बता सकते हैं कि लार्ज साइज। करेक्ट, रशीद एकदम करेक्ट आंसर है कि हमारे पास में बाय लुकिंग द साइज ऑफ बुशिंग, बुशिंग की साइज को देखकर हम बता सकते हैं कि एचवी कौन सी है और एलवी कौन सी, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट पर एचवी और एलवी मेंशन होगा, बट हमारे पास में कभी भी वहां पर क्या मेंशन नहीं होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी मेंशन नहीं होगा। तो ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो यस लिखेंगे सभी। क्लियर? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर, यहां पर अगर हम बात करें, तो ये सारे पॉइंट अभी मैं आपको लिखाऊंगा, ध्यान रखना। अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, सारे सब हर एक पॉइंट को अपन को क्या करेंगे, समझेंगे, अपन लिखेंगे। चलिए फिर से मैं आपको बताता हूं, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा अभी तक हमने ना। आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, लेकिन नहीं पढ़ा है। अगर हमने पढ़ा, हमने क्या बोला? मैंने बोला ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों बताओ? क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। दूसरा मैंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मर जो है पावर का ट्रांसफर करता है एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कभी भी चेंज नहीं होती है। फिर मैंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मर का ये जो मेन टैंक होता है, ये मेन टैंक जो है वो कंप्लीटली ऑयल से फिल्ड रहता है। क्यों? रीजन ये कि एडी करंट जनरेट ना हो जाए। इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, छोटा सा अपन टैंक लगाते हैं जिसका नाम होता है कंजर्वेटर टैंक। वो हाफ फील्ड हमारे पास में होता है। हाफ फील्ड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, जब ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होगा तो ये ऑयल ऊपर उठेगा, तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए अपन इसको आधा भर के रखते हैं।
ताकि यहाँ पर क्या हो, वो ऑयल वहां पर जाकर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए हमारे पास में। यहाँ का जो ऑयल है वो क्या होगा, वहां जाके स्टोर हो जाए। लेकिन जब यहाँ का ऑयल स्टोर होकर यहाँ यहाँ पहले क्या था, खाली जगह थी, उसमें एयर थी। यहाँ की जो एयर है वो बाहर निकलेगी। अब वो बाहर निकलेगी और जब वापस से अंदर आएगी तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर हमारे पास में होगा। अगर मॉइस्चर हमारे पास में होगा तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, ब्रीदर के अंदर हमने सिलिका जेल फिल कर दिया। सिलिका जेल का जो कलर है, बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर ब्लू होता है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर हमारे पास में पिंक होता है। लेकिन इन्वायरमेंटल एयर में डस्ट पार्टिकल भी हैं। डस्ट पार्टिकल को अपन यहाँ रिमूव करने के लिए अपन ऑयल कप लगाते हैं। अब यहाँ की एयर जो है वो क्या होगी, हमारे पास में फ्रेश एयर अंदर जाएगी ट्रांसफॉर्मर के अंदर या खाली स्पेस के अंदर, जब वो ओवरलोड नहीं होगा तब। लेकिन अगर मान लो ये पूरा फिल हो गया और फिर भी अगर मान लो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड है, तो ऑयल अभी ऊपर उठ रहा है, तो वो कहां पर जाएगा, ध्यान रखना, एक्सप्लोजन वेंट में जाएगा। एक्सप्लोजन वेंट में जाएगा और वहां पर डायफ्राम लगा होगा, ज्यादा प्रेशर होने पर डायफ्राम यहाँ से फट जाएगा, सारा का ऑयल बाहर निकल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए इमरजेंसी एग्जिट का काम कौन करता है, ध्यान रखना, एक्सप्लोजन वेंट करता है। फिर मैंने आपको बोला ये जो ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, एक्चुअली इस मेन टैंक के अंदर ये ट्रांसफॉर्मर की कोर हम रखते हैं। ये जो कोर है वो मेन टैंक के अंदर रखी जाती है। उस कोर पर अपन दो वाइंडिंग यूज करते हैं जिनका नाम होता है एलवी एंड एचवी वाइंडिंग। अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है। हाँ, क्या बोले डियर? इन केस ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मर्करी वोल्व डैमेज क्यों होता है डियर? अपन बात करेंगे प्रोटेक्शन के अंदर, बात करेंगे है ना, प्रोटेक्शन के अंदर अपन बात करेंगे। अभी अपन कंस्ट्रक्शन में रिले कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मर्करी स्विच अपन यूज करते हैं बुकोल्स रिले के अंदर, तो वो अपन बाद में बात करेंगे, है ना। ठीक है, पावर स्टब में बात करेंगे अपन। अभी ट्रांसफॉर्मर के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं, तो मिक्स हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा सब्जेक्ट में, है ना। चलिए, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो समझना, यहाँ पर ये जो कोर आपको दिख रही होगी ना, आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कोर है वो क्या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, नहीं है ना। यहाँ पर ये जो कोर है ना, ये जो कोर है, अगर आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा साफ क्लियरली, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस कोर में पतली पतली लेयर बनी हुई है ना। ये एक लेयर बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा साफ, यहाँ पर बहुत सारे लेयर से। और इन लेयर के बीच में अपन क्या करते हैं, हर एक लेयर के बीच में हम यहाँ पर लेमिनेशन अपन यूज कर रहे हैं ना। ये लेयर है और लेयर के बीच में अपन क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, अरे इंसुलेशन यूज कर रहे हैं ना। लेमिनेशन, ये हमारे लेमिनेशन का मतलब क्या है, ये जो पतली पतली लेयर्स होती है ना, उसी को बोला था लेमिनेशन। और हर एक लेमिनेशन के बीच में हम यहाँ पर इंसुलेशन भी अपन फिल करके रखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेशन भी होगा हमारे पास में। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं। इंसुलेशन अपन लगाते हैं किसके बीच में, ध्यान रखना, हर एक लेयर के बीच में। लेयर मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, लेमिनेशन। ये एक लेमिनेशन होगा, ये दूसरा लेमिनेशन होगा, और इन लेमिनेशन के बीच में हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, इंसुलेशन होगा। यहाँ दो वर्ड है, ध्यान रखना, एक लेमिनेशन और एक है इंसुलेशन। तो हम यहाँ पर जो है कौन सा अपन यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है हमारे पास में वार्निश। करेक्ट, क्या होगा हमारे पास में, वार्निश। यहाँ पर अपन इंसुलेशन यूज करते हैं, वार्निश जो है अपन इंसुलेशन यूज करते हैं। लेमिनेशन अपन क्यों करते हैं, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये जो कोर बनाते हैं, आपने देखा होगा बचपन में बहुत पतली पतली लेयर आपने देखी होगी, ई टाइप आई टाइप कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, यहाँ यूज करते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बात आती है लेमिनेशन क्यों करते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, एडी करंट। क्या बोला था मैंने आपको, एडी करंट। एडी करंट के प्रोटेक्शन के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेमिनेशन करते हैं। तो लेमिनेशन अपन क्यों करते हैं, ध्यान रखना, टू रिड्यूस एडी करंट, टू रिड्यूस एडी करंट। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि एडी करंट को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, टू रिड्यूस एडी करंट हम लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर, लेमिनेशन अपन करेंगे। ठीक है, एडी करंट को कम करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, सीआरजीओ को अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सीआरजीओ की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी एक और लॉस होता है यहाँ पर, एडी करंट लॉस के अलावा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ना। तो एडी करंट लॉस अपन बोल सकते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, लिख दो। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए अपन सीआरजीओ यूज करते हैं। ध्यान रखना, सीआरजीओ क्या काम करता है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा हिस्टेरिसिस लॉस। तो अभी अपन थ्योरी में अपन लिख देंगे इन सभी पॉइंट को। तो ये आपके पास में क्या कोर है, जिसमें क्या होगा, पतली पतली लेयर होगी। लेयर्स को अपन बोलते हैं लेमिनेशन। क्यों करते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए। बीच में इंसुलेशन क्यों लगाते हैं,
तो किसका लगाते हैं, वार्निश का लगाते हैं। इंसुलेशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ का करंट जो पीछे वाली लेयर में ट्रांसफर ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसुलेशन लगा देते हैं इनके बीच में, ताकि वो करंट को एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने से रोकने का हमारे पास में काम करेगा। कौन, इंसुलेशन हमारे पास में ना। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन आते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पर, अब देखो ट्रांसफॉर्मर और मेन टैंक के बीच में, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर और मेन टैंक के बीच में अपन क्या करते हैं, रिले लगाते हैं, जिस रिले का नाम होता है बुकोल्स रिले। क्या होता है, बुकोल्स रिले, जिसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। रिले का नाम क्या होगा, बुकोल्स रिले हमारे पास में रहेगा। वैसे इसका जो शॉर्ट्स है वो मैं आपको बनाकर दे दूंगा जल्दी से, बुकोल्स रिले कैसी दिखती है, अभी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ बुकोल्स रिले का डायग्राम कैसा होता है। तो ये बुकोल्स रिले हमारे पास में ना, ये क्या होगी, ध्यान रखना, ये हमारे पास में है बुकोल्स रिले। देखा है, किस किसने देखा है, जल्दी से बताओ, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मर के यहाँ पर ये क्या होती है, बुकोल्स रिले हमारे पास में होती है। किस किसने देखी है, जल्दी से बताओ, किस किसने आप में से देखा है बुकोल्स रिले कैसे दिखाई देती है ट्रांसफॉर्मर के वहां पर, देखा है या नहीं देखा है, नहीं देखा है। एक्चुअली आपने सबस्टेशन विजिट नहीं किया होगा ना। सबस्टेशन अगर आप विजिट करते हैं, क्योंकि बुकोल्स रिले जो अपन यूज करते हैं ना, वो 500 केवीए रेटिंग से ज्यादा रेटिंग का अगर ट्रांसफॉर्मर होता है ना, तो ही अपन बुकोल्स रिले यूज करते हैं। अभी मैं आपको लिखा दूंगा कि 500 केवीए रेटिंग से ज्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में ही बुकोल्स रिले यूज की जाती हैं। लो रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में अपन यूज नहीं करते हैं ना, लो रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज नहीं होता है, तो आपने जो देखा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखा है, इसलिए नहीं देखा। वो आप सब स्टेशन पर जाइए, आपको दिखाई देगी, है ना। तो ये बुकोल्स रिले है। आप मुझे बताओ, उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो? अगर पढ़ पा रहे हो तो बताओ ये कौन सी रिले है, गैस ऑपरेटेड है या ऑयल ऑपरेटेड है? दिख रहा है सामने नेम प्लेट पर? दिख रहा है। जल्दी से बताओ क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, गैस ऑपरेटेड है या ऑयल ऑपरेटेड है? चलिए, तो ध्यान रखना, ये जो रिले होती है ना, गैस ऑपरेटेड रिले होती है। गैस ऑपरेटेड का मतलब क्या है, कि जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म होता है, जब ये ट्रांसफॉर्मर का ऑयल यहाँ से गर्म होता है, तो गर्म होकर यहाँ से जब जाएगा ना, तो यहाँ पर इनके बीच में बुकोल्स रिले हमारे पास में लगी होती है। क्या लगी होती है यहाँ पर, बुकोल्स रिले इनके बीच में होती है यहाँ पर। अगर बुकोल्स रिले यहाँ पर है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म होगा, तो आपको पता है जब गर्म होती कोई भी चीज, तो पहले वो ऊपर नहीं उठेगा, पहले उसकी गैस ऊपर उठेगी। जैसे पानी गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, गैस पहले ऊपर उठती है, बाद में दूध ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का जब ऑयल गर्म होगा, तो यहाँ पर गैस पहले उठेगी, वो गैस यहाँ पर जाएगी, ये जो रिले है उसको क्या करेगी, सेंस करेगी, और सेंस करके अगर छोटा फॉल्ट होगा, माइनर फॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं ना, माइनर फॉल्ट होगा, तो वो अलार्म देगी। ठीक है, अलार्म दे देगी, ताकि यहाँ पर से जो भी सबस्टेशन पर काम करने वाला होगा उसको अलार्म मिल जाएगा कि ठीक है यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस आया है। लेकिन अगर मेजर फॉल्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिले है वो क्या करेगी, ट्रिप कर देगी हमारे पास में। तो बुकोल्स रिले दो काम करती है, कौन कौन सी, माइनर फॉल्ट में अलार्म सिग्नल देती है, मेजर फॉल्ट में ट्रिप करने का काम करती है ना। क्या होगा हमारे पास में, हाँ, माइनर फॉल्ट के अंदर, रशीद एकदम करेक्ट आंसर है कि माइनर फॉल्ट में ये अलार्म देगी हमारे पास में, मेजर फॉल्ट के अंदर ट्रिप करने का काम करती है। कौन हमारे पास में, बुकोल्स रिले हमारे पास में ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप सभी ने, सभी की फेवरेट होगी मैगी। मैगी आपको पता है सबकी फेवरेट है। अब तो गर्मियां आ गई है, तो सर्दियों में तो उसका पता नहीं चलता है मैगी का, लेकिन हाँ गर्मियों में बहुत बार सभी का मुंह जला होगा मैगी से, या किसी का फेवरेट होता है खिचड़ी। ठीक है, कुछ भी आप ले लो। आप मुझे बताओ, जब आपको है ना, एक तो छोटे से, अगर आप मान लो आपके पास में एक बोल के अंदर जो है आपको मैगी भर के दे दे, आपको बोल दिया जाए मैगी खाना है, और एक पूरी थाली में अगर फैला दें, ठीक है, पूरी थाली में आप फैला दो, किसमें खाने का जल्दी ज्यादा मजा आता है, जल्दी से बताओ। बहुत सारे के मुंह में पानी आ गया है ना। किस किस की फेवरेट है मैगी, जल्दी से बताओ। परविंदर बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो देखो, आप सभी लोगों ने मैगी, या फिर अपन बोल सकते हैं खिचड़ी, आप सभी ने जो है वो खाई होगी। तो आप सभी को पता है क्या होगा, अगर मैं उसको एक तो छोटे से बोल में अगर मैं फिल कर दूं, और एक आपने पूरी थाली में फैलाकर फिर खाया जाए, तब मजा आता है कि अरे यार बहुत गर्म है, ठंडी करते हैं इसको जल्दी से। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप उसको फैलाओगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी,
और ठंडी हो जाएगी तो आपके पास में क्या होगा, आप आराम से खा पाएंगे। तो सेम हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिन्स अपन यूज करते हैं। फिन्स क्या होता है, रेडिएटर, जिसको रेडिएटर भी बोलते हैं अपन, है ना, फिन्स, कूलिंग ट्यूब। ये क्या होता है, हमारे पास में कूलिंग ट्यूब होती है, उसको अपन बोलते हैं फिन्स। क्या बोलते हैं अपन इसको, फिन्स अपन बोल के चलते हैं। यहां पर आपने ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये सारी कूलिंग ट्यूब से, ये सारी फिन्स है, ये सारी फिन्स है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बना रखा है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, फिन्स ऐसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर का ऑयल यहाँ पर ऊपर उठेगा ना, ऊपर उठता है कोई भी चीज तो फिर से नीचे गिरती है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मर का ऑयल ऊपर उठेगा तो वो यहाँ से नीचे इन फिन्स के थ्रू गिरेगा ना। तो देखो थोड़ा सा ऑयल यहाँ से आएगा, थोड़ा सा ऑयल यहाँ से आएगा, थोड़ा सा ऑयल यहाँ से आएगा, तो हम उसको पूरे ऑयल को हम फैलाकर हम गिराते हैं। अगर फैलाकर गिराने से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर का ऑयल जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि फिन्स क्या काम करती है, रेडिएटर क्या काम करता है, तो कुछ नहीं है, कूलिंग प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए अपन क्या करते हैं, हम रेडिएटर जो है वो हम यूज करते हैं। क्लियर है, जल्दी से बताओ। अब ये रेडिएटर या फिन्स ऐसा क्यों बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, कोई डाउट तो नहीं रहेगा किसी को कि ये पतली पतली लेयर क्यों बना रखी है यहाँ पर हमारे पास में? तो ये इसके लिए ताकि आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल जल्दी से क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। उसको कूल डाउन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम रेडिएटर यहाँ पर लगा कर रखते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अभी मैं आपको बता चुका हूं, बुशिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। बुशिंग कौन से मटेरियल की बनाते हैं, जल्दी से बताओ। आपसे पूछ लिया जाएगा बुशिंग कौन से मटेरियल की डिजाइन करते हैं, तो बुशिंग अपन किसकी बनाते हैं, आप ही बता दो जल्दी से। बुशिंग किसकी बनाते हैं अपन? बुशिंग किसकी बनाते हैं, सिलिका की बुशिंग बता, नहीं, पोर्सलिन किसकी बनाते हैं अपन, पोर्सलिन किसकी बनाते हैं, ध्यान रखना। पोर्सलिन जो है वो हमारे पास में क्या होगा, उसके अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बुशिंग बनाते हैं। पोर्सलिन, अच्छा आपसे पूछ लिया था, बताओ पोर्सलिन किस किस का मिक्सचर होता है, जल्दी से बताओ। पोर्सलिन किस किस का मिक्सचर हमारे पास में होता है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखना है, बुशिंग किसकी बनी होगी, बुशिंग जो है अपन बनाते हैं पोर्सलिन की। किसकी बनाते हैं, पोर्सलिन। किसकी बुशिंग बनाते हैं, ध्यान रखना। पोर्सलिन की अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बुशिंग बनाते हैं ना। पोर्सलिन की अपन क्या करते हैं, बुशिंग बनाते हैं। और बुशिंग अपन पोर्सलिन की बनाएंगे तो पोर्सलिन किसका मिक्सचर होता है, केओलिन, फेल्सपोर एंड क्वार्ट्ज का, है ना। क्या होगा हमारे पास में, किसी ने बताया है? नहीं 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 नहीं, बुशिंग का ये काम नहीं होता। बुशिंग आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है शॉर्ट सर्किट से, है ना। आप अंदर वायर दोगे तो वायर आपको पता है, अगर मेटल बॉडी से अगर हमें टच करवा दिया तो पूरी मेटल बॉडी में करंट आएगा। तो हम बुशिंग के थ्रू अपन कनेक्ट करते हैं ताकि वो जो वायर बुशिंग के थ्रू अंदर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, अपन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए अपन बुशिंग लगाते हैं। बुशिंग का काम ये नहीं एलवीएचवी को बताना, बुशिंग का काम ये है कि हमारा जो वायर है वो बॉडी से टच ना हो जाए, उसके लिए हम बुशिंग लगाते हैं ना। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो पोर्सलिन होता है ना, वो तीन का मिक्सचर होता है, तीन मटेरियल का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा, केओलिन, फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज का मिक्सर हमारे पास में रहेगा ना। मिक्सचर ऑफ केओलिन, फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज हमारे पास में रहेगा। तो जल्दी से बताओ, ये पूरा मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब किसी को कोई भी डाउट समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यस नो लिखेंगे। अब मैं सारे पॉइंट आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर आपने क्लास में अगर ढंग से सुना होगा तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। अब इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं कंस्ट्रक्शन को रटना, क्योंकि इससे पहले आप सारी चीजें घर पर रटते थे और रटने पर आपको पता चीजें अपन 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाते हैं। बट हाँ, इस डायग्राम को देख लोगे अगर आप एक बार भी ना, तो आपको सारे पॉइंट आपको रिमाइंड हो जाएंगे, याद हो जाएंगे ना। चलिए, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो सारे पॉइंट अपन यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं वन बाय वन। वन बाय वन अपन यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहले लिखना मेन टैंक। फर्स्ट लिखना आप मेन टैंक। मेन टैंक, ट्रांसफॉर्मर का जो मेन टैंक होता है ना, मेन टैंक वो क्या काम करता है, मैंने क्या बोला, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल। इट इज कंप्लीटली filled with oil. It is completely filled with oil. तो ये ध्यान रखना, ये ऑयल से कंप्लीटली फिल रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा। किसका बनाते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर अपन किसका बनाते हैं, चलो आप ही बताओ जल्दी से, किसका बनाया जाता है? थर्मोमीटर का क्या काम होता है?
बेटा थर्मोमीटर की याद अभी यहाँ पर कैसे आ रही है आपको प्रवीण? अभी आपको याद नहीं करना है थर्मोमीटर को, मेजरमेंट में याद करते हैं अपन थर्मोमीटर, है ना? किसका बना होता है ध्यान रखना, जल्दी से बताओ किसका बना होता है। तो नाउ ए डेज अगर हम बात करें, आजकल जो है अपन बनाते हैं इसको एल्यूमिनियम का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का वेट एक्चुअली कम होता है ना। क्या होता है हमारे पास में, एल्यूमिनियम का जो वेट है वो हमारे पास में क्या होता है, बहुत ही कम हमारे पास में होता है ना। तो एल्यूमिनियम का वेट बहुत कम होता है, तो आजकल हम एल्यूमिनियम का बनाते हैं। लेकिन इससे पहले जो अपन बनाते थे वो किसका बनाते थे, गैल्वेनाइज्ड स्टील का अपन बनाते थे। किसका ध्यान रखना, गैल्वेनाइज्ड स्टील का अपन बनाते थे, करेक्ट। जीआई स्टील जिसको अपन बोलते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड स्टील का अपन बनाते थे इसको। लेकिन अभी आजकल जो है किसका बनाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं। तो यहां पर लिख देना, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो एल्यूमिनियम एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील का अपन क्या करते हैं, इसको अपन डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें यहां पर, तो मेन टैंक के बाद में आएगा ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होता है वो कौन सा होता है, इसके नाम जरूर लिख देना, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल, या फिर क्या होगा हमारे पास में, नेफ्था ऑयल। नेफ्था ऑयल जो है वो अपन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के अंदर फिल करके रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास में कंजर्वेटर, कंजर्वेटर, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या काम करता है, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड स्पेस, रिक्वायर्ड स्पेस फॉर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, रिक्वायर्ड स्पेस फॉर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल when it is overloaded, when it is overloaded। तो कंजर्वेटर क्या काम करेगा, हमारे पास में स्पेस प्रोवाइड कराएगा जब ट्रांसफॉर्मर का ऑयल क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होगा या ट्रांसफॉर्मर ऑयल एक्सपांड होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, ये जो हाफ फिल्ड विद ऑयल होता है, यहां पर लिख देना, हाफ फिल्ड विद ऑयल, हाफ फिल्ड विद ऑयल। नेक्स्ट आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, है ना, उसे आप नहीं पूछोगे लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये डाउट किस किस को आ रहा है, जल्दी से बताओ। कि सर अगर ये ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है, ये जो कंजर्वेटर है, ये आधा ऑयल से भरा हुआ है, सर आधा खाली स्पेस है, अगर आधे में खाली स्पेस है तो सर यहाँ एडी करंट जनरेट नहीं होगा क्या? ये किस किस को डाउट आ रहा है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर एडी करंट जनरेट नहीं होगा क्या? ये क्लास कितने आवर्स की रहेगी डियर? 1.5 आवर की, है ना, 8 o'clock तक रहेगी डेली, है ना, 1.5 आवर की। क्योंकि 1 आवर में तो अपने जो है वो फ्लो बनना शुरू होता है, तो 1.5 आवर डेली रहेगी आपकी, है ना। नहीं आ रहा है, किसी को डाउट नहीं आ रहा है? चलिए, मोहम्मद मुजमिल को डाउट आ रहा है, चलिए बाकी किसी को डाउट आ रहा है? तो देखो यहां पर समझना, एक्चुअली एडी करंट जनरेट कहां पर होता है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, एडी करंट जनरेट कब होगा, तो एडी करंट जनरेट होगा जब वाइंडिंग होगी, सप्लाई हम देंगे, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैंने बोला ना यहाँ पर कि इनके बीच का, जैसे मान के चलो ये कोर है, इनके बीच का पोटेंशियल 21.1 केवी पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, इनके बीच में क्या होगा, एडी करंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर उसके लिए पोटेंशियल होना चाहिए, वाइंडिंग होना चाहिए। क्या ये वाइंडिंग और पोटेंशियल कंजर्वेटर के अंदर है क्या? यहाँ पर वाइंडिंग और पोटेंशियल है क्या हमारे पास है? जल्दी से बताओ, क्या कंजर्वेटर में वाइंडिंग और पोटेंशियल और ये सारी चीजें है क्या? हाँ, करंट जो है वो, या फिर सप्लाई जो हम दे रहे हैं, सप्लाई तो हम यहाँ पर यहाँ दे रहे हैं ना। अगर हम सप्लाई यहाँ दे रहे हैं तो इसके अंदर की एयर जो है वो कंडक्टिंग की तरह काम करेगी, वहां सप्लाई थोड़ी ना, वहां करंट थोड़ी ना फ्लो हो रहा है। यहाँ पर सप्लाई या करंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास में एडी करंट नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर यहाँ एडी करंट क्यों नहीं आएगा, तो रीजन मैंने आपको बता दिया है ना। क्लियर? चलो, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, वहां एडी करंट नहीं आएगा, एडी करंट मेन टैंक, मेन के अंदर आएगा ना।
चलिए, तो ये क्या होगा हमारे पास में, हाफ फिल्ड विद ऑयल रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रीदर। ब्रीदर 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 क्या काम करता है, ध्यान रखना। ब्रीदर यहां पर लिख देना, इट इज filled with सिलिका जेल। फिल्ड विद क्या होगा हमारे पास में, सिलिका जेल। तो ये क्या होगा, सिलिका जेल से अपन इसको फिल करके रखेंगे। सिलिका जेल क्यों फिल करते हैं, तो यहां पर लिख देना टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट। सिलिका जेल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो है वो हम सिलिका जेल हम फिल करके रखते हैं। बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर कलर कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर कलर क्या होता है सिलिका जेल का, जल्दी से बताएंगे। बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, और आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर क्या होगा हमारे पास में, आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर कलर कौन सा होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो डियर। हाउ मेनी टाइम्स सिलिका जेल रीयूज्ड, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमारे पास में कोई फिक्स डेटा हो कि हमारे पास इतने टाइम से अपन यूज कर सकते हैं। जब वो फिर से रिकन्वर्ट करना बंद कर देता है तो फिर उसके बाद में जो है वो सिलिका जेल को रिप्लेस कर दिया जाता है। लगभग 8 to 10 टाइम्स के अराउंड ऐसा कुछ रहता है। बाकी प्रैक्टिकली एग्जैक्टली ऐसा कुछ डेटा नहीं है ना। चलो, तो बिफोर एब्जॉर्बिंग क्या होगा हमारे पास में, तो ब्लू कलर हमारे पास में होगा। ब्लू का बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, हम कलर की बात कर रहे हैं ना, कलर की बात कर रहे हैं। कलर ऑफ सिलिका जेल क्या होता है, ब्लू होता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर ये जो कलर है वो क्या होता है, पिंक हमारे पास में हो जाता है। क्या होगा, पिंक कलर हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रीदर के बाद में, ब्रीदर के बाद में नेक्स्ट आएगा हमारे पास में एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट क्या काम करेगा, इमरजेंसी एग्जिट का काम करेगा। तो यहां पर लिख देना, इट इज इट इज एन इमरजेंसी एग्जिट, इट इज एन इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट फॉर फॉर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल व्हेन इट इज ओवरलोडेड, व्हेन इट इज ओवरलोडेड। तो जब ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में क्या होगा, ओवरलोड होगा, तो उसके लिए हमारे पास में इमरजेंसी एग्जिट का काम करेगा, इमरजेंसी एग्जिट का काम करेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन वेंट के बाद में अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, तो नेक्स्ट होगा हमारे पास में बुकोल्ज रिले, बुकोल्ज रिले। अच्छा ये बताओ, क्या बुकोल्ज रिले ट्रांसफॉर्मर के बाहर कोई भी फॉल्ट आएगा, क्या बोला मैंने, अगर ट्रांसफॉर्मर के बाहर कहीं पर भी कोई भी फॉल्ट आता है, जैसे मान लो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, अगर कहीं बाहर कहीं फॉल्ट आता है तो क्या बुकोल्ज रिले ऑपरेट होगी, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। आज वाईटी पर क्लास होगी, डेफिनेटली होगी, 9 बजे से 9 o'clock से होगी, 9 o'clock से होगी। मैंने लिंक शेयर कर दिया है आपको। नहीं, ट्रांसफॉर्मर ध्यान रखना, बुकोल्स रिले जो हैं बाहर कहीं फॉल्ट आया तो ट्रिप नहीं करती है, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर अंदर फॉल्ट को ही ट्रिप करती है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये हमारे पास में क्या होती है, यूनिट प्रोटेक्शन रिले होती है। यूनिट प्रोटेक्शन का मतलब छोटे से स्पेस में जो ऑपरेट होता है ना, उसको अपन बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन रिले। तो ध्यान रखना, बुकोल्स रिले जो है वो यूनिट प्रोटेक्शन रिले हमारे पास में होती है। इसको कहाँ लगाते हैं बुकोल्स रिले को, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। क्या बोला मैंने, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में अपन यहां लगाते हैं बुकोल्स रिले को। तो ये पॉइंट लिखेंगे, यहां पर नोट डाउन करेंगे। बुकोल्स रिले के अंदर लिखना, इट इज ए यूनिट प्रोटेक्शन रिले, इट इज ए यूनिट प्रोटेक्शन रिले, यूनिट प्रोटेक्शन रिले, यूनिट प्रोटेक्शन रिले। तो ये हमारे पास में क्या होती है, ध्यान रखना, यूनिट प्रोटेक्शन रिले होती है। और इसे अपन कहां लगाते हैं, तो यहां पर लिख देना, इट इज रिमेन कनेक्टेड बिटवीन
इट इज रिमेन कनेक्टेड बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। क्या होगा हमारे पास में? कंजर्वेटर एंड मेन टैंक, कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। तो अपन इसको कहां पर ध्यान रखना, कहां कनेक्ट करते हैं? कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये क्या होती है, ध्यान रखना, इट इज ए गैस ऑपरेटेड रिले। इट इज ए गैस ऑपरेटेड रिले, गैस ऑपरेटेड रिले, गैस ऑपरेटेड रिले हमारे पास में होती है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इसको अपन कहां यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर हैविंग रेटिंग 500 kVA और अबाउ। 500 kVA या उससे अबाउ रेटिंग के लिए अपन क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर में ही अपन इसको यूज करते हैं हम। और एक और चीज ध्यान रखना, जितने भी ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर होंगे वही यूज करेंगे, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर में हम यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, एयर कोर का मतलब क्या होगा? ऑयल जिसमें यूज नहीं करते हैं ना, तो एयर कोर ट्रांसफॉर्मर में हम इसे यूज नहीं करेंगे। 500 kVA ना, किसके अंदर गैस? कौन सी गैस की बात कर रहे हो डियर? SF6 गैस? बुकोल्स रिले के अंदर बात कर रहे हो क्या? बुकोल्स रिले के अंदर डियर गैस नहीं होती है। बुकोल्स रिले जो है, SF6 सर्किट ब्रेकर अलग है। ध्यान रखना, सर्किट ब्रेकर अलग है और हमारे पास में जो है रिले अलग होती है ना। इस रिले के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन वाइज कहां पर प्रोटेक्शन में, पावर स्तंभ में, तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर मरकरी स्विच अपन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मरकरी स्विच अपन यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर बुकोल्स रिले के बारे में, इसके अलावा रिमेनिंग पॉइंट अपन कहां लिखेंगे? इसके अलावा रिमेनिंग पॉइंट अपन पावर स्तंभ में डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहां पर अपन लिखेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बचा हुआ है? मेन टैंक हो चुका है हमारे पास में, कंजर्वेटर हो चुका है, बुशिंग। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखना बुशिंग के बारे में। बुशिंग, बुशिंग, बुशिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा? ध्यान रखना, इट इज मेडअप ऑफ, इट इज मेडअप ऑफ पोर्सलिन। किसकी बनी होती है? ध्यान रखना, बुशिंग जो है वो पोर्सलिन की बनी होती है। पोर्सलिन की अपन बुशिंग बनाते हैं। पोर्सलिन किस किस का मिक्सचर होता है? तो ये भी लिख देना, केओलिन, केओलिन, फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज। किसका मिक्सचर होता है? ध्यान रखना, केओलिन, फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज का हमारे पास में मिक्सचर होगा। साइज अगर मैं बात करूं तो साइज हमारे पास में क्या होगी? एलवी और एचवी में दोनों में बात कर लेते हैं। एचवी साइड की बुशिंग की जो साइज होगी वो ज्यादा होगी, लार्ज साइज की होगी हमारे पास में। एलवी साइड की जो बुशिंग है वो हमारे पास में क्या होगी? ध्यान रखना, स्मॉल साइज की हमारे पास में रहेगी, साइज उसकी बहुत कम होती है हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, बुशिंग के बाद में नेक्स्ट होगा हमारे पास में कूलिंग फिंस। फिंस यानी रेडिएटर, यहां लिख देना रेडिएटर, रेडिएटर या फिर क्या होगा हमारे पास में? फिंस। तो यहां पर लिख देना इट इज ए कूलिंग ट्यूब्स। ये क्या होती है? ध्यान रखना, कूलिंग ट्यूब्स होती है और कुछ नहीं है। तो यहां पर लिख देना इट इज ए कूलिंग ट्यूब, कूलिंग ट्यूब्स विच विच कूल्स द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। वो क्या करेगी? हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ऑयल को कूल डाउन करने का काम करेगी। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर कोर हम किसकी बनाते हैं? तो ध्यान रखना, सीआरजीओ साथ में लेमिनेशन अपन यूज करते हैं। तो यहां पर लिख देना इन ए ट्रांसफॉर्मर, इन ए ट्रांसफॉर्मर, इन ए ट्रांसफॉर्मर सिलिकॉन, यहां पर लिख देना सीआरजीओ लेमिनेशन, या ऐसे लिख दो
ऐसे लिख दो, ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड अप ऑफ, ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड अप ऑफ, is made up of CRGO और सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, CRGO और सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। लेमिनेशन अपन क्यों करते हैं, तो यहां पर देख देना, लेमिनेशन आर यूज्ड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। लेमिनेशन, लेमिनेशन आर यूज्ड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस हमारे पास में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, ट्रांसफॉर्मर में आप मुझे बताओ कोर क्यों लगाते हैं, सबसे पहली बात कोर क्यों लगाते हैं। हाँ डेफिनेटली जावेद, आप जितनी बार चाहें तो आप इन वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। आपको जो है वो आपके कंटेंट सेक्शन में एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा, कल मैंने आपको बता दिया था। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। आपको बताया, जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो एप्लीकेशन पर आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, www.engineerscareerinstitute.com पर आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं ना। तो मैं आपको बताता हूँ कहां पर सारी चीजें आपको मिलेगी। जब आप जेकेएसबी कोर्स पर आप जाएंगे तो इस कोर्स पर आपको यहाँ पर एक कंटेंट सेक्शन दिखेगा। जब आप उस कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो एक नया फोल्डर, कल नहीं था आज वो क्रिएट हो चुका है, जेकेएसएसबी जेई लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर कल वाली जो क्लास है, बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास है, उसका आपको बताया, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आप जाओगे, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था हमारे पास में, जिसके अंदर लेक्चर 1 की आपको पीडीएफ, इसको जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ का वीडियो और पीडीएफ फाइल दोनों यहाँ पर मिल जाएगा ना। अभी इस क्लास के बाद में आपको जो है वो दूसरा वाला फोल्डर है, जो यहाँ पर नया सब्जेक्ट मशीन और आ जाएगा, सेम उसमें ट्रांसफॉर्मर टॉपिक, लेक्चर 1 और उसकी पीडीएफ सारी आपको यहीं पर सिस्टमेटिक तरीके से मिलती जाएगी, था ना। एप्लीकेशन में आपको इस फोल्डर में जाकर आपको सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है ये। और जितनी बार आपके पास 1 ईयर तक की वैलिडिटी है, 1 ईयर तक आप जितनी बार चाहो आप इन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर की कोर हम क्यों बनाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर की कोर हम इसलिए डिजाइन करते हैं कि जब हम क्या करेंगे, जब हम इस ट्रांसफॉर्मर को यहां पर सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देंगे तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट होकर यहां पर आएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर इस फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराने के लिए हम कोर यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर रिलक्टेंस क्या है, तो उसकी बात हम कल करेंगे, कल की क्लास के अंदर मैग्नेटिक सर्किट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां बात करेंगे कि यहाँ पर रिलक्टेंस होता क्या है, और फ्लक्स इतना ही दूर होके क्यों आएगा, यहां से क्यों रोटेट नहीं हो जाएगा, सारा रीजन कल की क्लास में होगा जब अपन मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे ना। तो अभी के लिए फिलहाल अपन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोर अपन क्यों प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कोर इज प्रोवाइडेड, कोर इज प्रोवाइडेड, कोर इज प्रोवाइडेड, कोर इज प्रोवाइडेड फॉर लो रिलक्टेंस पाथ, कोर इज प्रोवाइडेड फॉर लो रिलक्टेंस पाथ। कोर अपन क्यों प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ लो रिलक्टेंस पाथ के लिए अपन कोर प्रोवाइड कराते हैं। क्या बोल रहे हो डियर, जेकेएसएसबी जेई का फॉर्म सभी नहीं फिल कर सकते ना। क्या बोल रहे हो रोहितास, पोजीशन बताओ कहां पर, कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हो। बेटा सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आपने कहानी आपने सुनी होगी ना, हमारे बहुत अच्छे कवि रहे थे, उनका नाम क्या था बताओ, कबीरदास जी। और कबीरदास जी की मुझे सबसे प्यारी दो ही बातें लगती, कौन सी बताओ, दो प्यारी सी बातें हैं, मतलब एक ही प्यारी सी बात है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, है ना। आज पहली क्लास है, अभी पहली क्लास में आप सारी चीजें अगर आप बताने में बता भी दूंगा। आपको पता है क्रैश कोर्स में यही क्लास जो है, आपको पता है क्रैश कोर्स में
10 मिनट में बता देता हूँ, जो 1 घंटे में बताता हूँ। वहां पर 100 घंटे का मशीन है, वो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, क्रैश कोर्स में 10 घंटे में हो जाता है। लेकिन फिर वो चीज याद नहीं रहती है ना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आने वाले धीरे धीरे चीजें आती जाएगी, लिंक होता जाएगा। बीच बीच में अगर अपन अदर चीजों को रिलेट करेंगे तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा। मैंने बोला सब्जेक्ट में एक तो सबसे पहली चीज ये कि टेक्निकल के आपके कॉलेज वाले फैकल्टी ने टेक्निकल को इतना बोरिंग बना दिया होता है कि आपका टेक्निकल से मन ही उड़ जाता है कि भैया टेक्निकल तो पढ़ना ही नहीं कभी भी। तो बड़ी मुश्किल से अपन ने क्या किया, इसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि चलो आपको टेक्निकल पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। तो बीच बीच में अगर अपन चीजों को एड ऑन करेंगे तो पता है क्या होगा, फिर वो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट का। तो मैं नहीं चाहता हूँ वो रहे। आपको एक इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में, डेली आपके पास में क्रिस्प रहना चाहिए कि अच्छा कल क्या बताने वाले हैं। सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ आएगा, है ना। जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं सब आपको बताता रहूंगा। ठीक है डियर। नहीं डाउट, अपन डाउट डेफिनेटली, अभी अपन ने स्टार्ट ही किया है, पहले दिन कैसे डाउट आ सकता है यार। पहले दिन डाउट नहीं आएगा ना। अभी थोड़ा सा वेट करो, सबको सारे डाउट जो है रोहिता, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। जब मशीन खत्म होगा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म होगी, तब मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे फेवरेट बन जाएगा, है ना। मतलब ये कि फिर आपको नॉन टेक की कभी याद ही नहीं आएगी कि नॉन टेक भी पढ़ना है। सिर्फ हमें यही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी ये ट्रांसफॉर्मर एक दिन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मर आने वाले कम से कम, ये मान के चलिए 15 से 20 क्लासेस जो है वो ट्रांसफॉर्मर की होगी, 20 क्लासेस मिनिमम मान के चलिए। तो आने वाले 15 से 20 दिन तक ट्रांसफॉर्मर पढ़ने वाले हैं ना। क्योंकि मैंने बोला ना कि सिलेक्शन आपको चाहिए तो कंपटीशन हार्ड होगा ना। कंपटीशन हार्ड होगा तो मुझे उसी लेवल की आपको तैयारी करवानी पड़ेगी, है ना। चलो तो यहां पर अपन आते हैं फिर से ट्रांसफॉर्मर कोर की। अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर कोर के बाद में, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वाइंडिंग के बारे में। हेडिंग लिखना वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी? एक एलवी एंड एक एचवी वाइंडिंग। यहां पर लिख देना इसके अंदर, यहां पर लिख देना इट हैज टू वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर हैज टू वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर हैज टू वाइंडिंग। टू वाइंडिंग। दो वाइंडिंग कौन कौन सी है हमारे पास में? एचवी एंड एलवी। कौन कौन सी होती है? एचवी एंड एलवी। एचवी एंड एलवी हमारे पास में रहेगा ना। हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग हमारे पास में दो वाइंडिंग रहेगी। ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी हम कब बता सकते हैं? जब हमारे पास में लोकेशन ऑफ सोर्स एंड लोड मेंशन हो। अच्छा ये बताओ, ये वाइंडिंग कौन से मटेरियल की बनाते हैं? आंसर बताएंगे? डेली के दो दो लेक्चर आपको सब आप देखते रहिए, ताकि क्या होगा कि जब आप मशीन में भी आप चाहो तो देख सकते हो, बट मशीन में मत देखिए ना। मशीन में देखोगे तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। मशीन में आप लाइव में ही पढ़िए। बेसिक इलेक्ट्रिकल के एक एक दो दो लेक्चर अगर आप देखते रहोगे ना एडवांस, तो जब मैं क्लास में बताऊंगा ना, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा और थोड़ा सा आपको मजा आएगा कि चलो ठीक है, 2 बार हमने पढ़ लिया, रिविजन आपका बहुत प्रॉपर हो जाएगा ना। आगे के दो दो लेक्चर आप देखते रहो एडवांस बेसिक इलेक्ट्रिकल के। बाकी बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किए दोनों सब्जेक्ट। मैं मान के चल रहा हूँ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, और वहीं से अपन शुरुआत कर रहे हैं ना सब्जेक्ट की। अच्छा जल्दी से बता दो एक बार सभी को, ये सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना? इंटरेस्ट आ रहा है ना थोड़ा बहुत टेक्निकल के अंदर? ऐसा तो नहीं कि टेक्निकल जो पहले कॉलेज वाला की 1 घंटे की क्लास देखने मतलब 1 घंटे की क्लास भी होती है कॉलेज में, तो अपन 10 बार घड़ी देखते थे यार कब टाइम निकलेगा, कब खत्म होगा, कब मास्टर जी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अपनी क्लास में 4 घंटे भी क्लास लूंगा तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि 4 घंटे निकल चुके हैं क्या हमारे पास में ना। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना, अपन किसकी बनाते हैं? अपन वाइंडिंग बनाते हैं, कॉपर की बनाते हैं। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग किसकी बनाते हैं? तो वाइंडिंग अपन बनाते हैं कॉपर की। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। मेड अप ऑफ कॉपर। अरे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर की बनाते हैं, वाइंडिंग का मतलब ऐसा है ना, ये वाइंडिंग है। अब देखो वाइंडिंग का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस भी होगा। आई स्क्वायर आर क्या होगा बताओ? लॉस भी होगा। तो बताओ लॉस किस में हुआ? लॉस किस में हुआ? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हम कॉपर की बनाते हैं, कॉपर की बनाते तो लॉस किस में हुआ? कॉपर की वाइंडिंग में ही लॉस हुआ ना। इसीलिए तो अपन आई स्क्वायर आर लॉस को कॉपर लॉस बोलते हैं। आप में से बहुत सारे को ये नहीं पता होगा, आपको ये जरूर पता होगा ट्रांसफार्मर में दो लॉस होते हैं सर, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, है ना। आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। बट हाँ, इसी को अपन कॉपर लॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है।
तो कॉपर की वाइंडिंग में लॉस होता है ना, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, कॉपर लॉस अपन बोलते हैं ना। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अभी अपन आगे जाकर पढ़ेंगे लॉस के बारे में, तो एक क्या होगा, कॉपर लॉस हमारे पास में होगा ना। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किसकी बनी होगी, कॉपर की बनी होगी हमारे पास में। अब वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, कोई बताएगा? वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन के रेस्पेक्ट में हम ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन को दो तरीके से कैसे क्लासिफाइड करते हैं? दो क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। नाम सुना है आप सभी ने, कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। वाई ओनली कॉपर? कॉपर जो मटेरियल है वो सबसे हाईएस्ट, अगर मैं बात करूं उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, कॉपर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। हालांकि कॉस्टली होता है, लेकिन हमें जो ट्रांसफार्मर बनाना है, आपको पता है सारे लोड को कनेक्ट करना है, सारे लोड को करंट सप्लाई करना चाहिए, तो जिसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी उसी को अपन मटेरियल की अपन वाइंडिंग बनाएंगे, इसीलिए अपन कॉपर यूज करते हैं ना। चलिए, तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होंगे, कोर टाइप एंड शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। ये आपके सामने बने हुए हैं। अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन है उसको दो तरीके से अपन क्लासिफाइड करते हैं वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इन डायग्राम को मैं आपको बना के बताता हूं कि कैसे हमारे पास में बनते हैं। तो यहां पर लिख देना टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन या टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। हम दो तरीके से अपन क्या करते हैं, यहां पर ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो अपन बनाते हैं। पहला अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन, वो होगा हमारे पास में कोर टाइप ट्रांसफार्मर। फर्स्ट क्या होगा हमारे पास में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है। अब मैंने आपको बोला यहां पर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती, कौन कौन सी, एलवी एंड एचवी। तो ट्रांसफार्मर में अपन क्या करते हैं, दो वाइंडिंग होती है, एलवी एचवी। हम एलवी को इनसाइड रखते हैं, ध्यान रखना, अंदर हम एलवी वाइंडिंग रखते हैं, ये एलवी वाइंडिंग है। एलवी वाइंडिंग को हम हमेशा अंदर रखते हैं डिजाइनिंग में, और एचवी वाइंडिंग को हम बाहर की साइड में रखते हैं। ये जो एचवी वाइंडिंग होती है उसको हमेशा हम कहाँ रखते हैं, ध्यान रखना, बाहर की साइड में एचवी को अपन रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कोई बताएगा? हम एलवी और एचवी को अपन ऐसा क्यों करते हैं? और इसके बीच में अपन यूज करते हैं, एलवी और एचवी के बीच में इंसुलेशन। क्या यूज करते हैं, इंसुलेशन। इंसुलेशन ऐसा क्यों करते हैं, एलवी को अंदर रखते हैं, एचवी को अपन बाहर रखते हैं? बेटा सारे ही अभी लाइव देखना है मोहम्मद, आपको अभी रिकॉर्डेड कुछ नहीं देखना है। अगर आप देखना चाहते हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर अगर आपको टाइम मिले तो आप क्या कर सकते हो, जो रिकॉर्डेड है उनमें से एडवांस लेक्चर अगर आप देख कर आओगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो आपके पास में इतना ही टाइम है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उनके हम नोट्स बनाकर हम रिवीजन कर पा रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा कुछ भी आपको रिकॉर्डेड देखने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि कल जो मेरी बात हुई है, लगभग आपका जो पेपर है वो जुलाई में एंड में मेरे सुनने में आ रहा है ना, जुलाई एंड तक होगा। जुलाई एंड तक हो गया तो फिर तो हमारे पास में इनफ टाइम है, मैं आपको सारे ही लाइव करवा दूंगा, है ना। और लाइव में पढ़ोगे तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके पास में अच्छा रहेगा, मजा अच्छा आएगा ना पढ़ने का। आपको अगर कुछ पता लगा तो बताओ, शायद जुलाई या अगस्त का मुझे सुनने में आया है कि जो आपका पेपर होगा वो या तो जुलाई में होगा, नहीं तो आपका अगस्त में होगा, ऐसा ही कुछ है। लेकिन फिर भी हम 3 महीने का मान के चल रहे हैं, मार्च अप्रैल मई, मैं मान के चल रहा हूँ कि मई लास्ट तक आपका पेपर हो जाएगा, तो मई लास्ट तक मैं आपको सिलेबस करा दूंगा। अगर आगे बढ़ता है तो और तो हमारे लिए अच्छी बात है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर पाएंगे हमारे पास में ना, इसी में होगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, इंसुलेशन कॉस्ट को अपन कम करने के लिए ना, इंसुलेशन कॉस्ट को हम कम करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना, इंसुलेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए अपन यहाँ पर एलवी को अंदर रखते हैं, एचवी को बाहर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन हमें कम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर लिख देना इसके अंदर, तो यहाँ पर लिखना है इसके अंदर, इन दिस कंस्ट्रक्शन, इन दिस कंस्ट्रक्शन। चलो इसको अपन यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि अभी एक क्लास और है हमारी, तो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको बताता हूँ कोर टाइप
शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, है ना। तो आज अपन यहीं पर रखते हैं पहली क्लास से थोड़ा सा, तो आप इतना रिवीजन कर लेना, कल हम मिलेंगे इसके आगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस में आपको खुद बताऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कब करना है, कहाँ से करना है, अभी नहीं करना है। अभी जब तक मैं ना बोलूं क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्योंकि अभी एक या दो क्लास से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, डिमोटिवेशन आएगा। मैं आपको खुद बोल दूंगा कि इस चैप्टर में जाकर अब आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं एप्लीकेशन से, मैं खुद आपको बताता रहूंगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर जरूर करना है, उन्हें बताना जरूर है। बाकी कल अपन मिलेंगे सेम टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।